हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो देखिए दोस्तों, हमारा अभी आप लोगों ने जनरल साइंस का टेस्ट दिया ही है। तो यहाँ पर हम उनके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस आप लोगों के इस प्रकार के रखे गए हैं जो कि बहुत टफ लेवल के तो नहीं है, बट यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस है वो मीडियम लेवल में आप कह सकते हो। और आरपीएससी जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछने की कोशिश कर रहा है उसमें मीडियम टू हार्ड लेवल है। तो उसमें से अभी हम थोड़ा सा मीडियम लेवल के क्वेश्चंस की तरफ जा रहे हैं, फिर धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ा लेंगे। तो पहला हमारा एक आसान सा प्रश्न है, और प्रश्न है आपका, मानव रोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू ह्यूमन डिजीज। और पहला इसमें आपको बताना है कितने स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट है क्वाशीक्योर प्रोटीन की अधिकता से नहीं, ये गलत बात है। क्वाशीक्योर डिजीज जो है, और क्वाशीक्योर और मेरेस्मस दोनों ही डिजीज हमारे प्रोटीन की कमी की वजह से होते हैं। तो जब किसी की बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो क्वाशीक्योर और मेरेस्मस होते हैं। बट रिमेंबर दैट जो क्वाशीक्योर है वो जनरली 1 साल से और 5-10 साल तक के बच्चे को होता है। इसमें पेट में ब्लॉटिंग हो जाती है और साथ ही साथ यहाँ पर भूख ना लगना जैसी समस्याएं हो जाती हैं, आंखें थोड़ी सी धंस जाती हैं। तो ये क्वाशीक्योर में होगा। और अगर मेरेस्मस होता, जिसे हम सूखा रोग भी कहते हैं, उसमें प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी होती। तो पहला स्टेटमेंट तो अपना रॉन्ग है। दूसरा स्टेटमेंट, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया वायरस जनित रोग है। तो देखो, डेंगू बिल्कुल डेंगू वायरस की वजह से होता है, एब्सोल्युटली राइट। डेन 1, डेन 2, डेन 3, डेन 4 जैसे जीनस होते हैं, उनकी वजह से डेंगू वायरस होता है। मलेरिया जो है ना, ये प्रोटोजोआ जनित रोग है। और आपको पता होना चाहिए कि प्लाज्मोडियम नाम का जो प्रोटोजोआ है, प्लाज्मोडियम भी हमारे 4 टाइप के, प्लाज्मोडियम भी हमारे कौन से 4 टाइप के होते हैं? प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम ओविले, प्लाज्मोडियम विवेक्स और प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। जिसमें से प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम सबसे खतरनाक मलेरिया पैदा करता है, जिसे मैलिग्नेंट मलेरिया या दुर्दांत मलेरिया कहते हैं। तो ये, बाकी चिकनगुनिया बिल्कुल वायरस की वजह से ही हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत है। तीसरा स्टेटमेंट है जैपनीज इंसेफेलिटिस, जापानी इंसेफेलिटिस में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जापानी इंसेफेलिटिस रोग के अंदर, ध्यान रखना, ये भी एजिड इजिप्टी वायरस की, वो एजिड इजिप्टी मच्छर की वजह से ही फैलता है। और जैपनीज इंसेफेलिटिस अगर किसी ऐसी महिला को हो जाए जिसके घर में बच्चा है, तो बच्चे को माइक्रोसेफेली हो सकता है, यानी कि उसका मस्तिष्क थोड़ा छोटा हो सकता है। और ध्यान रखना, यहाँ पर क्यूलेक्स मच्छर जो है, सॉरी नॉट एजिड इजिप्टी, क्यूलेक्स मच्छर जो है, उसके काटने से ये जैपनीज इंसेफेलिटिस हो सकता है। जबकि चिकनगुनिया एडीज इजिप्टी की वजह से होता है, डेंगू एजिड इजिप्टी की वजह से होता है, येलो फीवर एजिड इजिप्टी की वजह से होता है। तो थर्ड स्टेटमेंट ठीक है। और चौथा है पेचिश, यानी कि डिसेंट्री। तो पेचिश जो है वो एंटमीबा हिस्टेरिका की वजह से होता है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ये, क्योंकि हमारा जो प्रोटोजोआ है एंटमीबा हिस्टोलिका दूषित पानी में पाया जाता है, और अगर दूषित भोजन और पानी को आप ग्रहण करते हो तो पेट गड़बड़ हो जाता है एंटमीबा हिस्टोलिका की वजह से। तो 2 स्टेटमेंट इसमें ठीक हैं, 2 गलत हैं। तो आंसर होना चाहिए बी ऑप्शन। तो बी इज द राइट आंसर। तो बी इज द राइट आंसर। एंड गाइज, अगला प्रश्न है रक्त से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसमें बताना है कितने कथन असत्य हैं। ध्यान रखना, आप जिस टाइप के क्वेश्चन आरपीएससी पूछ रहा है उसमें आपको पहले ही क्लियर देखना पड़ेगा कि क्या पूछा है प्रश्न में। कहीं ऐसा ना हो कि आप पूरा प्रश्न पढ़ लो और फिर लास्ट में आपको लगे कि अरे ये नहीं, ये पूछा था। और जो बच्चे इस माइंड को, सेट को पहले ही नहीं अपनाते हैं, उनके नेगेटिव ज़्यादा आते हैं। जैसे कि हमने पहले ही क्लियरली बता दिया कि रक्त के बारे में बताना है, असत्य कथन देखना है, और वो भी कितने देखने हैं, 1 2 3 4 ऐसे। तो पहला, इरिथ्रोसाइट का निर्माण प्लीहा में होता है। तो देखो बेटा, इरिथ्रोसाइट यानी कि आरबीसी, रेड ब्लड कार्पस्कल्स, और इसका निर्माण प्लीहा में नहीं होता, ये प्लीहा में जाकर तो नष्ट होती हैं। इनका निर्माण होता है बोन मैरो में। कहां पर? अस्थि मज्जा में।
अस्थि मज्जा में इरिथ्रोसाइट्स का निर्माण होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, ल्यूकोसाइट में, ल्यूकोसाइट मतलब WBC, इरिथ्रोसाइट्स मतलब RBC, ल्यूकोसाइट मतलब WBC श्वेत रुधिर कणिकाएं, और थ्रोम्बोसाइट यानी कि हमारी प्लेटलेट्स। तो ल्यूकोसाइट में बिल्कुल कोई हीमोग्लोबिन नहीं होता, ये कथन बिल्कुल सही है, हीमोग्लोबिन RBC में होता है। तीसरा, श्वेत रुधिर कणिकाएं यानी ल्यूकोसाइट में केंद्रक पाया जाता है, गलत बात। ये जो केंद्रक है, ये जो केंद्रक है वो आपके देखो ना तो RBC में मिलता है ना WBC में मिलता है। ये जो केंद्रक होता है वो बिल्कुल पाया जाता है WBC में। इसीलिए ध्यान रखो WBC दो टाइप की होती है, मोनोसाइट और हमारे WBC दो टाइप की होगी, एग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट। और एग्रेनुलोसाइट यानी अकेंद्रकीय WBC में क्या होता है, जो केंद्रिका होती है उसके चारों ओर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट, कणिकीय WBC। और जिनमें केंद्रिका के चारों ओर छोटे छोटे कण नहीं होते उनको बोलते हैं अकेंद्रकीय, वो अकणिकीय या एग्रेनुलोसाइट। तो केंद्रक है तभी तो ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट की बात हो रही है। तो इसमें केंद्रक पाया जाता है, बिल्कुल ठीक है। तीसरा, ल्यूकोसाइट में सबसे अधिक संख्या बेसोफिल की होती है, गलत। बेसोफिल की संख्या सबसे कम होती है, रक्त में लगभग 0.5% होती है। और टोटल 5 टाइप की ल्यूकोसाइट्स होंगी आपकी, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, बेसोफिल और हमारे यहाँ पर लिम्फोसाइट्स। तो इसमें सबसे ज्यादा होती है न्यूट्रोफिल, अराउंड 70%। तो ये बेसोफिल तो सबसे कम है, इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत है। तो कितने असत्य हैं? अपना ये कथन गलत, ये गलत, 2 चीज कथन अपने असत्य हैं। तो आंसर यहां पर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन कि 2 स्टेटमेंट हमारे रॉन्ग हैं। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, निम्नलिखित में से कौन से मानव में उत्तन अंग उत्सर्जन तंत्र का कार्य करते हैं? इस क्वेश्चन को बेटा थोड़ा सा मैं ठीक करना चाहूंगा। वैसे तो क्वेश्चन ठीक है, आप समझ भी गए होंगे, पर इसके अंदर ये तंत्र शब्द नहीं आना चाहिए था, केवल आना चाहिए था उत्सर्जन का काम करते, क्योंकि उत्सर्जन तंत्र अलग चीज है और उत्सर्जन अलग चीज है। पर ठीक है, जैसा क्वेश्चन उसके हिसाब से हम बेस्ट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो देखो, किडनी तो हमारी उत्सर्जन तंत्र का मेन ऑर्गन है ही है। तो किडनी तो आपके रक्त के शोधन में काम में आएगी और मूत्र निर्माण करेगी। तो किडनी तो प्रमुख उत्सर्जी अंग है ही मानवों का। फेफड़े क्या करते हैं? CO2 जैसी गैसों का, CO2 जैसी गैसों का और कुछ हानिकारक टॉक्सिन्स को निकालते हैं, ये भी ठीक है। त्वचा भी पसीने के माध्यम से कुछ हानिकारक टॉक्सिन्स को निकालती है। लिवर यूरियोजेनेसिस के माध्यम से यूरिया बनाता है। और बड़ी आंत भी जो है, बड़ी आंत का एक भाग है आपका रेक्टम यानी कि मलाशय। और बेटा मलाशय भी क्या करता है? अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। तो डेफिनेटली सारे ही पार्ट हैं, तो इसमें सारे ही ऑप्शन आएंगे। आंसर इज डी ऑप्शन। तो ध्यान रखना, कई बच्चों को इसमें कंफ्यूजन हो सकता है बड़ी आंत को लेकर, पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर बड़ी आंत इसलिए दिया गया था, और देखो वैसे भी कोई ऑप्शन नहीं दिया इसीलिए आपको 1 2 3 4 का। हाँ, अगर 1 2 3 4 का ऑप्शन होता और 1 2 3 4 5 का ऑप्शन होता तो डाउट होता, पर जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो यहाँ पर डी है, तो बड़ी आंत भी इसमें आएगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपसे पूछा गया है कि कितने युग्म सुमेलित हैं, कि कौन सा हार्मोन क्या काम करता है। तो देखो, महिलाओं के अंदर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पीरियड्स के दौरान बनता है, जो हमारे महिलाओं के अंडाशय की, ओवरीज की जो एक ग्रंथि बनती है अस्थायी रूप से, जिसे हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, वह प्रोजेस्टेरोन बनाती है। और प्रोजेस्टेरोन फीमेल्स के शरीर में वह सारे संरचनात्मक और क्रियात्मक बदलाव करती है जिससे प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो पाए। तो इसीलिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इट इज ए नेचुरल स्टेरॉयड हार्मोन, और यह प्रसव में सहायता करता है, ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा, थाइमोसिन हार्मोन थाइमस ग्लैंड से निकलता है, और थाइमस ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं? प्रतिरक्षा प्रदान करने वाली ग्रंथि, क्योंकि प्रतिरक्षा की जो टी कोशिकाएं हैं उनका प्रशिक्षण थाइमस ग्लैंड में ही होता है। और थाइमोसिन हार्मोन एक तो प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार है, एक जनन अंगों की मैच्योरिटी के लिए जिम्मेदार है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा, थायराइड
थायराइड जो है वो हमारी उपापचयी क्रियाओं से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। हमारे मेटाबॉलिक रेट्स को, रिएक्शंस को काफी बैलेंस करता है और ब्लड फ्लो भी प्रॉपर करवाता है, क्योंकि यह आरबीसी के निर्माण में सहायता करता है। तो ये भी बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखिएगा। जिनको हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, थायराइड की कमी हो जाती है, उन लोगों को देखा होगा आपने, जल्दी थकान हो जाती है उनको, क्योंकि आरबीसी प्रॉपर बन नहीं पा रही। इसलिए आरबीसी नहीं होगी तो ऑक्सीजन फ्लो नहीं होगा, हीमोग्लोबिन नहीं होगा, और ऑक्सीजन फ्लो नहीं होगा तो फिर कमजोरी आनी आनी है। इसीलिए ये थोड़ा ट्रिकी था, पर ध्यान रखना थायराइड आरबीसी के निर्माण में सहायता करता है। और मेलेटोनिन हार्मोन जो कि हमारी पीनियल ग्लैंड से निकलता है, और उसे हम बोलते हैं बायोलॉजिकल सेक्सुअल क्लॉक, क्योंकि यह हमारे शारीरिक दैनिक क्रम का, यहाँ पर एक शब्द है दैनिक लय, रेगुलेशन ऑफ डेली रिदम। तो यहाँ पर ये मेलेटोनिन हार्मोन करता है, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तो यहाँ पर कितने युग्म? सभी युग्म सुमेलित हैं। आंसर इज डी ऑप्शन। तो सारे के सारे युग्म अपने सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है आपके हार्मोन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करो, और इसमें बताने हैं कितने कथन सत्य हैं। पहला, एड्रिनल कॉर्टेक्स से हार्मोन का अल्पस्रावन एडिसन रोग का कारण है। तो बेटा ध्यान रखो, जब आपको पढ़ाया था तो एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है, यानी कि एड्रिनल ग्रंथि के हमारे दो भाग थे, कॉर्टेक्स और मेड्यूला। तो कॉर्टेक्स से तीन भाग हम लोगों ने पढ़े थे, जोना ग्लोमेरुलेसा, जोना रेटिकुलरिस और जोना कॉर्टिकॉइड्स। तो हमारे ये जो तीनों अलग अलग भाग थे, जोना ग्लोमेरुलेसा, जोना फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलरिस, इनसे तीन प्रकार के हार्मोन निकल रहे थे, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन, और हमारा निकल रहा था कुछ अल्प मात्रा में लैंगिक हार्मोन। इसीलिए आप लोगों को क्लास में भी बताया था कि एड्रिनल ग्रंथि ही पुरुष और महिलाओं में प्राथमिक लक्षण के लिए जिम्मेदार होती है। तो गाइज, बिल्कुल एड्रिनल कॉर्टेक्स के अगर मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स यानी कि बॉडी के अंदर मिनरल्स में कुछ गड़बड़ हो गई तो फिर एडिसन्स डिजीज हो जाती है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। वहीं पर दूसरा स्टेटमेंट है हमारा पैराथायरॉयड हार्मोन रक्त में कैल्शियम के स्तर को कम करता है। तो ध्यान रखिएगा, हमारे थायराइड ग्रंथि के ऊपर चार छोटे छोटे से चीजें हैं जिनसे पैराथायरॉयड हार्मोन या पैराथार्मोन निकलता है, और यह हार्मोन जो है वो रक्त में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है। ध्यान रखिएगा, कभी कभार बोल दिया जाता है कि कौन सा विटामिन एक हार्मोन की तरह काम करता है या कौन सा हार्मोन विटामिन की तरह काम करता है, तो विटामिन डी का नाम आता है। तो विटामिन डी हमारी हड्डियों को मजबूत करता है क्योंकि वो कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है। तो सेम वैसे ही पैराथायरॉयड हार्मोन भी काम करता है। तो पैराथायरॉयड हार्मोन की तरह ही विटामिन डी काम करता है। तो ये कैल्शियम के स्तर को कम नहीं करता बेटा, बढ़ाता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तीसरा स्टेटमेंट, एंड्रोजन। बेटा एंड्रोजन तो नर हार्मोन है ना। तो हमारे शरीर में मुख्यतः 13 प्रकार के एंड्रोजन यानी कि नर हार्मोन पाए जाते हैं, जो कि अंडाशय से नहीं वृषण से निकलते हैं, जो कि एक नेचुरल स्टेरॉइड है। और इन 13 प्रकार में से ही एक मेन हार्मोन जो सब आप लोग जानते हो, जिन्हें टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, तो टेस्टोस्टेरोन एक एंड्रोजन ही है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। अब आपको सत्य बताने थे तो केवल एक ही सत्य निकला, तो इसीलिए आंसर क्या हो गया? ए ऑप्शन हो गया। अगला प्रश्न है बच्चों हमारे पास कि आहार से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करो और बताओ कितने कथन सत्य हैं। तो देखो, सिंपल सी बात है, कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जब भी कोई लेता है तो ऑलमोस्ट 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम एनर्जी उसे मिलती है। तो बिल्कुल ठीक बात है ये। दूसरा, प्रोटीन शरीर में नए ऊतक निर्माण करता है। बिल्कुल, क्योंकि प्रोटीन को हम स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बॉडी बोलते हैं, तो हमारे शारीरिक निर्माण की जिम्मेदारी इसी प्रोटीन की है। और आप लोगों ने सुना ही होगा कि कई जगह प्रोटीन पाई जाती है, जैसे कि मांसपेशियों में ही ले लो, मायोसिन नाम की प्रोटीन होती है, और यही मायोसिन मांसपेशियों के ऊतकों का निर्माण करती है। इलास्टिन प्रोटीन है, बहुत सारी चीजें हैं इवन। तो ये भी बिल्कुल ठीक है।
तीसरा, प्रोटीन का कोई पादप स्रोत नहीं है। तो देखो, कहा गया देयर इज नो प्लांट सोर्स ऑफ प्रोटीन, तो ध्यान रखिएगा प्रोटीन का पादप सोर्स नहीं है, ये कहना बहुत ही गलत बात है। हम लोग बहुत सारी प्रोटीन लेते हैं और अलग अलग जगहों से प्राप्त करते हैं, जिसके अंदर जीव जंतु भी हैं और पादप भी हैं। जैसे कि दालों में ले लो, मटर में ले लो, मटर में फेसियोलिन प्रोटीन है ना, बताया था ये सब आपको। आपके अनाजों में प्रोटीन है, ग्लूटेनिन्स और तरह तरह की प्रोटीन्स है। तो पादप स्रोत क्यों नहीं है भाई? नहीं तो वेजिटेरियन क्या खाएगा भाई? सोयाबीन में अच्छा खासा प्रोटीन है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। और अगला है, स्टार्च एक जटिल शर्करा है। तो देखो, स्टार्च हो गया, स्टार्च इज ए पॉलीसेकेराइड, और जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे यहाँ पर जटिल शर्करा होते हैं, क्योंकि उनमें 10 से ज्यादा सेकेराइड के अणु जुड़े रहते हैं। तो ये बात हम लोगों ने पहले भी की हुई है, तो ये भी ठीक है। तो 3 स्टेटमेंट आपके सही हैं और एक गलत, तो आंसर हो गया सी ऑप्शन। तो इट शुड बी रिमेंबर। अगला प्रश्न है बच्चों, वसा से संबंधित कितने कथन सत्य हैं? पहला, 1 ग्राम वसा में लगभग 9 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है, बिल्कुल सही बात है। 9.1 किलो कैलोरी पर ग्राम एनर्जी मिलती है वसा खाने से, तो ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा, विटामिन ई के उपयोग में भी ये सहायक है। तो बेटा देखो, 2 तरीके के विटामिन होते हैं, एक जल में घुलनशील और एक वसा में घुलनशील। तो ध्यान रखिएगा, वसा में घुलनशील 4 विटामिन होते हैं, ए डी ई के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो डेफिनेटली आप अगर विटामिन ई खाओगे और फैट में वो घुलकर आपकी बॉडी तक पहुंचेगी, तो डेफिनेटली विटामिन ई के अंदर, क्योंकि ये वसा में घुलनशील विटामिन है, ये हमारे क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन है, तो ये बिल्कुल ठीक होगा। इसी तरीके से मानव शरीर को ये गर्म रखती है, बिल्कुल। जो फैट की जो लेयर होगी, फैट की लेयर की वजह से जो भी मोटे लोग होते हैं उनके ऊपर फैट की लेयर जम जाती है, जिससे उनको ज़्यादा गर्मी लगती है और सर्दी कम लगती है, तो एक इंसुलेशन का काम भी करती है। यह मांसपेशी की सुरक्षा करती है, बिल्कुल सही बात है। किसी पतले दुबले आदमी का जिसके शरीर में फैट नहीं है, ज़्यादा फ्रैक्चर होते हैं, क्योंकि एक कुशनिंग नहीं मिलती, पर जिसके फैट है उसके ज़्यादा फ्रैक्चर नहीं होंगे, कुशनिंग मिल जाएगी। तो ये भी ठीक है। तो सभी कथन ठीक है, आंसर होना चाहिए डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है बच्चों, विटामिन विटामिन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताओ कि कौन कौन से कथन सत्य हैं। पहला, जल में घुलनशील विटामिन की अधिकता से विटामिनोसिस रोग हो जाता है। तो देखो, ध्यान रखिएगा, विटामिनोसिस जो रोग है ना, वो जल में घुलनशील विटामिन यानी कि विटामिन बी और विटामिन सी की वजह से नहीं होता, वो वसा में घुलनशील विटामिन की वजह से हो जाता है। तो विटामिनोसिस जो होगा वो वसा में घुलनशील विटामिन के कारण होगा। तो ये जल नहीं आना चाहिए, यहाँ पर वसा आना चाहिए, ईडी के की वजह से होता है ये। तो ये स्टेटमेंट अपना रॉन्ग है। दूसरा, मनुष्य के शरीर में विटामिन का निर्माण नहीं होता है। तो देखो, सीधी सी बात है, अगर हम लोगों के शरीर में विटामिन का निर्माण जो हो रहा होता, तो फिर हमें बाहर से खाने की क्या जरूरत थी? पहला थॉट तो माइंड में यही आता है। पर याद करो, सभी ने बताया होगा विटामिन डी का निर्माण शरीर में होता है, वो भी सूर्य के प्रकाश के कारण। जब आप सुबह सुबह सूर्य के प्रकाश में जाते हो, तो सूर्य के प्रकाश में जाने पर तुम्हारी त्वचा में उपस्थित होता है 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल, और वो 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल ही आपके सूर्य के प्रकाश की अल्फा किरण, पराबैंगनी अल्फा किरणों की उपस्थिति में विटामिन डी सिंथेसिस करता है। तो विटामिन डी का निर्माण जो होता है वो शरीर में हो जाता है। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सत्य नहीं है, इसीलिए आंसर डी ऑप्शन, न तो 1 और न ही 2। अगला प्रश्न है सिंपल सा, आपको बताना है कितने युग्म असुमेलित हैं। तो देखो, विटामिन बी थायमिन की कमी से बेरी रोग होता है, सही बात है। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन की वजह से बेटा किलोसिस होता है,
किलोसिस, जिसके अंदर आपको छाले वाले हो सकते हैं, और विटामिन बी3 नियासिन की वजह से पेलेग्रा होता है, तो ये दोनों ही गलत है। और विटामिन बी6 पायरिडॉक्सिन जो है उसकी वजह से एनीमिया होता है, सही बात है। अब कमेंट में लिखकर बताओ मुझे कि घातक एनीमिया, पर्निशियस एनीमिया किसकी वजह से होता है। तो पहला और फोर्थ सही है, तो केवल दो युग्म सुमेलित हैं, आंसर इज बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है अपना, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन दैट मीन्स मियोसिस के संबंध में आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। पहला, इसमें केंद्रक और कोशिका द्रव्य क्रमशः 2 बार तथा गुणसूत्र एक ही बार विभाजित होता है। तो देखो, जब भी मियोसिस होता है ना, तो उसके अंदर 4 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं और गुणसूत्र पहले की संख्या में आधे रह जाते हैं। इसीलिए केंद्रक और कोशिका द्रव्य को तो बेचारे को 2-2 बार विभाजित होना होगा, पर लास्ट में जो गुणसूत्र होते हैं वो एक ही बार विभाजित हो जाते हैं। इसीलिए जो मियोसिस की पूर्वावस्था होती है उसमें 5 चरण बनते हैं, जैसे कि आप लोगों ने क्लास में पढ़ाई था, जाइगोटीन, डिप्लोटीन, पैकेटीन, ये सारी चीजें। तो 5 अवस्थाएं बनती है, पूर्वावस्था फर्स्ट में। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है, ये भी ठीक है, दोनों ही कथन सही है। तो डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा था मियोसिस, उसके थ्रू आप आसानी से कर सकते हो। अगला प्रश्न है हमारा, श्वसन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। पहला कथन, ग्लूकोज का पाइरूवेट में विखंडन कोशिका द्रव्य में होता है। तो देखो, जब भी श्वसन होता है तो आंतरिक श्वसन के दौरान पहले ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस होगा और वो 2 पाइरूवेट के अणुओं में टूट जाएगा, और ये सब होता है हमारे कहां पर, कोशिका द्रव्य में। तो ये बिल्कुल सही बात है। उसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है पाइरूवेट से एटीपी के अणु बनने की प्रक्रिया। तो श्वसन का नियमन तंत्रिका तंत्र के अधीन होता है, बिल्कुल सही है। याद करो, हम लोगों ने मस्तिष्क जब पढ़ा था तंत्रिका तंत्र के अंदर, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में, तो श्वसनानुचलन केंद्र की बात की थी। कुछ अनैच्छिक क्रियाओं के कंट्रोल में, जैसे श्वसन के कंट्रोल में मेडुला ऑब्लांगेटा जैसी चीजों की बात की थी। तो ये बिल्कुल ठीक है। तीसरा, वायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। तो बिल्कुल सही बात है, जो वायवीय श्वसन होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा, ताकि पाइरूवेट से वापस हमारे एटीपी के अणु बनेंगे। और इसमें हमने क्लास में क्रेब्स चक्र की भी बात की थी कि 8 चरणों का क्रेब्स चक्र होता है। सब याद करो, पुरानी क्लासेस में बात हो गई है। आंसर इज, ये भी ठीक है। और ब्रोंकाइटिस, जिसे हिंदी में श्वसनी शोथ कहते हैं, जिसमें उच्च वसन में सांस को बाहर निकालने में बाधा होती है, तो ये भी सही है, ये भी श्वसन विकार है। तो चारों के चारों कथन सही है, आंसर इज डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, मानव तंत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करो और इसमें बताओ कि कितने कथन सही हैं। तो आपको बताना है कि यहाँ पर कितने कथन सही है। पहला है, पित्तरस भोजन को अम्लीय बनाता है, गलत बात। पित्तरस की खुद की पीएच लगभग 9 से 10 के बीच में होती है और भोजन को अम्लीय नहीं, क्षारीय बनाता है। इवन जो आमाशय से आपके अम्लीय भोजन अर्थात काइम आता है, उस काइम को क्षारीय बनाता है ताकि एंजाइम्स इस पर वर्क कर सके। और यही पित्तरस क्या करता है, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलता है ताकि आगे यही पित्तरस आपके क्या करेगा, वसा का पाइसीकरण करेगा, बड़ी बड़ी वसाओं को छोटे छोटे अणुओं में बदलेगा। तो ये कथन तो बिल्कुल ठीक नहीं है, गलत है। दूसरा, ट्रिप्सिन वसा का पाचन करता है, गलत। ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन का पाचन करता है। छोटी आंत के सबसे छोटे भाग ड्यूडेनम में पाया जाएगा, ये प्रोटीन का पाचन करता है। और डाइपेप्टाइड से आपके जो हमारे प्रोटीओज वगैरह होते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, उनको डाइपेप्टाइड में बदलता है, तो ये भी गलत है। तीसरा, एमाइलेज जो है वो स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, बिल्कुल सही है। एमाइलेज एंजाइम जैसे मुंह में मिलता है आपके टाइलिन या अल्फा एमाइलेज एंजाइम, वो भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदलता है। तो ये कथन सही है। तो केवल और केवल एक ही कथन सही है, तो आंसर इज ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन,
मानव नेत्र से संबंधित कथनों पर विचार करो और इसमें बताना है कि कितने कथन अपने गलत हैं। असत्य कथन की आपको बात करनी है, तो ध्यान रखिएगा असत्य कथन पर थोड़ा सा नजर डालें। तो अभिनेत्र लेंस, अभिनेत्र मतलब आंखों के लेंस की बात की गई है, यानी कि जो हमारा नेत्र लेंस है उसकी संवेदन क्षमता द्वारा लेंस की फोकस दूरी समायोजित होती है। बिल्कुल सही, हमारा जो लेंस है वो आंखों का जो लेंस है, अभिनेत्र मतलब आंखों का लेंस, ये जो है होता है उभयोत्तल होता है और इसके आगे और पीछे दो प्रकार के द्रव भरे रहते हैं। आंखों में हमारे उभयोत्तर लेंस पाया जाता है और इसमें आगे और पीछे दो प्रकार के द्रव रहते हैं, काछाप द्रव और यानी कि विर्चस फ्लूइड और जलीय द्रव यानी एक्वस फ्लूइड, और वो अपने प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। और ये जो हमारी आईज होती है वो लेंस इस तरीके का होता है कि न्यूनतम 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक फोकस दूरी को चेंज कर सकता है, समायोजित कर सकता है। तो ये कथन ठीक है। और स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु अनंत होता है। बेटा निकट बिंदु अनंत नहीं होता, निकट बिंदु जो होता है वो हमारा 25 सेंटीमीटर का होता है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो हमारा जो निकट बिंदु है वो यहाँ पर अनंत नहीं होगा, वो 25 सेंटीमीटर होगा। पर जो दूर वाला बिंदु होता है वो जहां तुम मैक्सिमम देख सकते हो वो अनंत होता है। तो निकट बिंदु अनंत नहीं होता, यहाँ होना चाहिए 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से पास कुछ लाओगे नहीं दिखेगा, तो ये गलत हो गया। नेत्र गोलक का व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर, सही बात है। पुतली, पुतली या उपतारा जिसे हम बोलते हैं या आइरिस जिसे हम बोलते हैं, ये नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है, सही बात। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब आप धूप में या ज्यादा प्रकाश में जाते हो तो पुतलियां सिकुड़ जाती हैं और जब अंधेरे में रहते हो तो पुतलियां फैल जाती हैं, जिससे वो प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करती है। इसीलिए जब तुम धूप से एकदम से नीचे आते हो तो थोड़ी देर के लिए तुम्हें धुंधला दिखाई देता है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये सही है। तो आपके एक असत्य पूछे थे, तो असत्य तो एक ही कथन निकला, तो केवल एक, ए ऑप्शन, ए इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है नेत्र रोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करो और बताओ कि कौन सा कथन सत्य है। तो पहली चीज ध्यान रखना दोस्तों, निकट दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया में, तो हमारा जो निकट दृष्टि दोष जो है मायोपिया, थोड़ा हिंदी इन्होंने गड़बड़ कर दी, ओके इंग्लिश गड़बड़ कर दी, नियर साइटेडनेस नहीं लिखते बेटा, इसको मायोपिया बोला जाता है, और इसे फार साइटेडनेस नहीं लिखते, मेट्रोपिया बोलते हैं। तो देखो निकट दृष्टि दोष में नेत्र का निकट बिंदु नेत्र के पास आ जाता है, ऐसा नहीं है बेटा। निकट दृष्टि दोष में नेत्र का बिंदु जो है वो जो भी चीज होती है उसका प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है, तो नियरर टू रेटिना बनने लग जाता है, रेटिना पर प्रतिबिंब ना बनकर उससे पहले बनने लग जाएगा। इसीलिए जिसको निकट दृष्टि दोष होता है उसको दूर की चीजें धुंधली दिखती हैं, पास की चीजें क्लियर दिखाई देती है। जैसे मोस्ट ऑफ द लोगों को यंग एज में निकट दृष्टि दोष होता है, क्योंकि हम पढ़ने लिखने के कारण चीजों को बहुत पास से देखते रहते हैं, तो फोकस दूरी जो होती है वो ऐसे हो जाती है कि रेटिना से पहले ही प्रतिबिंब बन जाए। तो ये निकट बिंदु जो है वो पास नहीं आ जाता, ये गलत है। ये कह सकते हैं कि रेटिना से दूर चला जाता है। वहीं पर दूर दृष्टि दोष में हम अभिसारी लेंस का प्रयोग करते हैं। अभिसारी लेंस यानी कि हम कह सकते हैं कन्वर्जिंग लेंस। तो देखो यहाँ पर अभिसारी लेंस मतलब वो लेंस जो कि बीच में से मोटा हो और किनारों से पतला हो, तो वो होगा कॉन्वेक्स लेंस। तो ये इंग्लिश में फिर गड़बड़ लिखा है इन्होंने, कॉन्वेक्स लेंस लिखना चाहिए था, बाकी इंग्लिश में तो ठीक है। वैसे तुम देखना चाहो तो उत्तल लेंस, तो आप लोगों ने देखा होगा दूर दृष्टि दोष के अंदर क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब, हमारे वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना से दूर बनता है, तो किरणों को हमें थोड़ा पास लाना है, यानी कि अभिसरित करना है, कन्वर्ज करना है, इसलिए अभिसारी लेंस का यूज होगा। ये बिल्कुल ठीक है। तो सेकंड, फर्स्ट गलत और सेकंड सही, तो आंसर इज बी ऑप्शन।
नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से असंगत को पहचानिए कि कौन सा असंगत है जो सही नहीं है। तो देखो, ध्वनि कंपन कर रही वस्तुओं के द्वारा उत्पन्न होती है, बिल्कुल सही बात है। जब भी हम एनर्जी यहाँ से ट्रांसफर करते हैं तो मीडियम में जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं और उसी से साउंड प्रोड्यूस होती है, तो पहला तो ठीक है। दूसरा, तरंग एक विक्षोभ है, यानी कि तरंग क्या है, एक डिस्टर्बेंस है जिसको गति करने हेतु माध्यम की आवश्यकता होती है। तो देखो, तरंग क्या है, एक विक्षोभ है जिसको गति करने हेतु माध्यम की आवश्यकता होती है। पर बेटा, एक तरंग ऐसी भी है जो बिना माध्यम के भी गति कर सकती है। प्रकाश तरंग या विद्युत चुम्बकीय तरंगे बिना माध्यम के भी गति कर जाएंगी। ये विकिरण, आपके विकिरण जो मेथड है ऊष्मा संचरण का, वो इसी पर बेस्ड है। तो इस ऑप्शन को थोड़ा छोड़ते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं। ध्वनि प्रवाह के समय कंपन द्वारा माध्यम के कण स्वयं गतिमान हो जाते हैं और ध्वनि संचरण होता है। देखो, ध्वनि प्रवाह के समय कंपन के कण स्वयं कोई गतिमान नहीं होते हैं, आपको एनर्जी देनी पड़ती है किसी सोर्स से। जैसे कि हम बोल रहे हैं तो यहाँ से ध्वनि तरंग उत्पन्न हो रही है, तो हमारे मुख से एनर्जी रिलीज हो रही है, उससे वायु में उपस्थित कण वाइब्रेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि अपने आप मजा आया और कणों को वैसे ही आवाज करने लग गए, फिर तो ऐसा होगा ना कि भाई आकाशवाणी हो रही है, अदृश्य रूप से कोई बोल रहा है। अदृश्य नहीं भाई, कोई सोर्स लगता है तब कहीं जाकर वाइब्रेशन होता है, तो ये तो पक्का गलत है। और चौथा है, ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है, ये बिल्कुल ठीक है। तो बेटा ये अब क्वेश्चन को समझो, इसमें पूछा गया है असंगत, और ये क्वेश्चन के ऑप्शन तुम्हें बता रहे हैं कि ध्वनि तरंग की बात कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। क्योंकि तीन ऑप्शन आपके ध्वनि तरंग के, माना कि सेकंड ऑप्शन भी हमारा गलत है, सभी तरंगों पर लागू नहीं होता है, पर ये हमें कंफर्म पता है कि सी ऑप्शन पक्का गलत है और बाकी सारे ऑप्शंस बात कर रहे हैं ध्वनि तरंग की। तो कॉमन सेंस के थ्रू हमें मानकर चलना पड़ेगा कि ध्वनि तरंगों की ही बातें हो रही हैं, और ध्वनि तरंग जो होती हैं वो यांत्रिक तरंग हैं, इनको संचरण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होगी। तो डेफिनेटली सेकंड ऑप्शन को भी हमें सही मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा? क्योंकि सारे ऑप्शंस साउंड वेव की बात कर रहे हैं, तो साउंड वेव के रेस्पेक्ट में मीडियम की जरूरत पड़ेगी। बाकी अगर यही विद्युत चुंबकीय तरंगे होती और सारे स्टेटमेंट ध्वनि तरंग के नहीं होते तो बी और सी दोनों ही ऑप्शन हो सकते थे। पर यहां पर जैसे कहते हैं ना, सबसे उपयुक्त ऑप्शन चूज करो, तो पक्का सी तो हर कंडीशन में गलत है ना, इसलिए हम लोग सी ऑप्शन की बात करेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो और बताओ कि कौन सा कथन यहां पर हमारा सत्य है। पहला कथन है, गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ का केंद्र दर्पण की वक्रता का केंद्र कहलाता है। देखो बेटा, गोलीय जो दर्पण है ना, वो आपके इस तरीके के होते हैं और इसका जो केंद्र रहता है ना, वो ध्रुव कहलाता है, वो ध्रुव कहलाता है। अगर मैं इसका पूरा केंद्र कहूंगा ना, तो वो वक्रता बिंदु कहलाएगा। तो जो होगा वो वक्रता बिंदु कहलाता है, वक्रता केंद्र नहीं कहलाता। परावर्तक पृष्ठ का केंद्र जो होता है ये तो ध्रुव कहलाता है, ये वक्रता बिंदु कहलाता है, और ये वाली लाइन जो होती है वो अपने मुख्य अक्ष कहलाती है, और इसका मिड पॉइंट फोकस बिंदु कहलाता है। याद करो, सब पढ़ाया था तुम्हें गोलीय दर्पण में। तो ये कथन जो है ना, ये गलत है, ध्रुव शब्द होना चाहिए था वक्रता केंद्र की जगह, और वक्रता केंद्र गोलीय दर्पण का भाग नहीं है। तो बेटा, वक्रता केंद्र गोलीय दर्पण का भाग नहीं है। तो पहली चीज तो ध्यान रखिएगा, वक्रता केंद्र जो है वो बिल्कुल गोलीय दर्पण का भाग नहीं है, क्योंकि गोलीय दर्पण तो ये रहा और उससे कहीं दूर ये आपका वक्रता बिंदु है। तो वैसे टेक्निकल वर्ड तो इनको वक्रता केंद्र की जगह वक्रता बिंदु यूज करना चाहिए था, ठीक है। कर्वेचर सेंटर वहां तो ठीक है, पर ठीक है, हिंदी में केंद्र की जगह बिंदु यूज करते तो ज्यादा वर्ड अच्छा रहता, पर चलो कोई नहीं, ये स्टेटमेंट तो ठीक है। तीसरा, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होता है अवतल दर्पण कहलाता है। बिल्कुल सही, कि जैसे कि ये जो है अपना अवतल दर्पण है, क्योंकि ये अंदर से चिकने अवतल यानी कि जिसका धसा हुआ है तल,
तो अवतल जिसका परावर्तक तल जो है वो धसा हुआ है, और उत्तल उभरा हुआ तल यानी कि जिसका परावर्तक सतह उभरी हुई है उसे बोलते उत्तल। तो ये बिल्कुल ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड ठीक है, आंसर इज बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण कौन कौन से हैं। तो देखो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? जब भी कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने परावर्तक सतह से क्रांतिक कोण से ज्यादा मुड़ जाए और फिर उसी माध्यम में लौट आए जहां से वो गई थी, तो उसे बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जैसा कि मृग मरीचिका या मिराज में होता है, या फिर ऑप्टिकल फाइबर में होता है, या फिर हीरा चमकता है। तो ये दोनों पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण हैं। ये जो रात में तारों का टिमटिमाना है, ये अपवर्तन का उदाहरण है, ना कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। आकाश का नीला दिखाई देना जो होता है वो वर्ण विक्षेपण में देखा जाता है, जिसमें कुछ विशिष्ट रंग आपको देखे जाते हैं। तो डिस्पर्शन, तो ये वर्ण विक्षेपण का उदाहरण है जिसमें रंग प्रदर्शित होते हैं आपको। तो ये तीसरा और चौथा आंसर आएगा। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कौन कौन से उदाहरण हैं? ऑप्शन, हाँ ये रहा ना, केवल थर्ड और फोर्थ, केवल थर्ड और फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से ठोस ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन का मतलब है बेटा ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन का मतलब होता है जो सीधे ठोस से गैस में बदल जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऊर्ध्वपातन से सीधे ठोस में कौन कौन सी चीजें बदल जाती हैं, तो ये आपको बताना है। तो पोटेशियम क्लोराइड, तो सिंपल सी बात है बेटा, पोटेशियम क्लोराइड कैसे बदलेगा? ड्राई आइस यानी कि शुष्क बर्फ यानी कि CO2, तो CO2 तो सीधे ठोस से गैस में बदलती है, तो ये तो ठीक है। अमोनियम क्लोराइड की बात करें तो अमोनियम क्लोराइड भी सीधे कन्वर्ट हो जाता है। इवन एंथ्रेसीन, एंथ्रेसीन भी सीधे कन्वर्ट हमारे हो जाता है, क्योंकि एक ये सुसंगठित हाइड्रोकार्बन है और सेमीकंडक्टर्स के प्रयोग में लिया जाता है, तो ये भी ठीक है। बाकी बेंजीन के साथ ऐसा नहीं होता है, पोटेशियम क्लोराइड के साथ ऐसा नहीं होता है। तो आंसर होना चाहिए सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ये पहला ऑप्शन हमारा, पहला इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलान करना है, किसका क्या सूत्र है? तो देखो सिंपल सी बात है, इजी इजी सबको पता है। धावन सोडा वॉशिंग पाउडर होता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2O। बेकिंग सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। और चूना का पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट। अब बच गया भस्म या पर्ल ऐश, पोटेशियम कार्बोनेट। तो आंसर होना चाहिए अपना फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, थर्ड। फर्स्ट, सेकंड, नहीं, क्या होना चाहिए अपना? थर्ड, वन सेकंड, थर्ड, वन सेकंड, फोर्थ, ये डी ऑप्शन। तो डी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा आयनिक यौगिक फ्रैंकल और शॉटकी दोष दोनों को दर्शाता है? तो देखो, पहली बात तो हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं फ्रैंकल दोष और शॉटकी दोष, ये दोनों ही वैज्ञानिकों के नाम पर आधारित। तो ध्यान रखना, फ्रैंकल दोष जो होता है उसके अंदर एक स्मॉल साइज का, एक छोटे आकार का परमाणु आ जाता है और जनरली वो कैटायन होता है, कैटायन होता है, यानी कि छोटे आकार का कोई पॉजिटिव पार्टिकल या धनायन आने की वजह से वो अपनी जगह से हट जाता है और दूसरी जगह चला जाता है। इसी को ही फ्रैंकल दोष कहते हैं। और वहीं पर दूसरा होता है शॉटकी दोष। शॉटकी दोष में क्या होता है, जो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन यानी कैटायन और एनायन दोनों ही समान शेप के साइज के होते हैं, बट वो दोनों ही अपनी जगह से मिसप्लेस हो जाते हैं और इसी वजह से विस्थापित होते हैं, इसीलिए इसको विस्थापन दोष भी बोल दिया जाता है। तो यहाँ पर किस में हो सकता है? ये देखो, KCl, K+ और Cl-, इसमें कोई छोटा बड़ा होगा नहीं। NaCl में होने के चांसेस ही नहीं है मॉलिक्यूलर साइज की वजह से। और AgBr में हो सकते हैं। दोनों के दोनों दोष हमारे सिल्वर ब्रोमाइड के अंदर हो सकते हैं। CdBr में बिल्कुल नहीं होगा कैडमियम के साथ, क्योंकि साइज का है।
तो केवल और केवल AGBR उनके साइज के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि फ्रेंकल दोष भी हो सकता है और शॉर्टकी दोष भी हो सकता है। टफ क्वेश्चन है, प्योर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, बट ध्यान रखिएगा। तो गाइज दिस इज, हाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, आप सभी को वेरी वेरी हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू गाइज। तो यहाँ पर हमारे जो होली के उमंगों के साथ ये जो होली के रंग हैं वो मनाएं उत्कर्ष के साथ, इसीलिए उत्कर्ष आप लोगों के लिए लेकर आया है होली हंगामा ऑफर। और इस होली हंगामा ऑफर पर आपको मिल रहा है 90% डिस्काउंट इन एवरी टाइप ऑफ कोर्स विच इज अवेलेबल ऑन उत्कर्ष ऐप। तो उत्कर्ष ऐप पर उपस्थित सभी कोर्सों में आप 90% तक का ऑफर ये प्राप्त कर सकते हो। साथ ही साथ 6 महीने की एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी भी आपको मिल रही है, और अगर आप किसी भी प्रकार के कोर्स के वैलिडिटी बढ़ाना चाहते हो तो उस पर भी 25% डिस्काउंट अवेलेबल है। बट रिमेंबर गाइज, ये जो ऑफर है वो 25 फरवरी से 6 मार्च तक ही है। इफ यू वांट टू enjoy the great discount with उत्कर्ष क्लासेस, तो जस्ट एनरोल बिफोर 6th of March। तो 6 मार्च से पहले पहले इसे एनरोल कर लीजिए, और आपको किसी भी टाइप की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये जो RAS हेल्पलाइन नंबर है इस पर कॉल कर आप ऑफर्स को ले सकते हैं, बेनिफिट पा सकते हैं। तो गाइस दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन। हाँ एक चीज और ध्यान रखिएगा, कोर्सेज कौन कौन से हैं ये कई बच्चे पूछ रहे हैं। तो रिमेंबर दैट RAS प्रीलिम्स 2026 का टारगेट 2.0 बैच अवेलेबल है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हो। स्टैंडर्ड फीस है ओनली 4000 एंड फॉर प्राइम स्टूडेंट्स यू कैन ज्वाइन इट इन 6500। अगर आप कंप्लीट फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहते हो प्रीलिम्स और मेंस का, तो लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच अवेलेबल है जयपुर और जोधपुर सेंटर से, जिसे आप सीधे 15,000 में ले सकते हो स्टैंडर्ड फी में, और प्राइम फीस में 20,000 में। इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम निर्मल 8.0 बैच विच इज ए लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच, इसे भी आप एनरोल कर सकते हो 8,000 में स्टैंडर्ड फी में, और प्राइम फी में आप इसे 13,000 में ज्वाइन कर सकते हो। एंड गाइज रिमेंबर दैट उत्कर्ष हैव नाउ लार्जेस्ट इंग्लिश मीडियम बैच। तो कंप्लीट इंग्लिश मीडियम कंटेंट के साथ इंग्लिश मीडियम के टीचर उत्कर्ष क्लासेस में अवेलेबल हैं, और इंग्लिश मीडियम का सबसे बड़ा बैच उत्कर्ष क्लासेस के पास है अभी। तो इफ यू वांट टू ए पार्ट ऑफ लार्जेस्ट इंग्लिश मीडियम बैच विच इज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू RPSC RAS exam, and definitely it is to the point course in which you can avail different type of methodology for cracking the exam। तो remember that बिल्कुल RPSC के नए पैटर्न पर आधारित एंड कंप्लीटली फोकस्ड बैच निर्मल 2.0 बैच इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए आ गया है। और जैसा कि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के डाउट थे इंग्लिश मीडियम कंटेंट भी होना चाहिए, तो ऑब्वियसली कंप्लीट कंटेंट हर सब्जेक्ट का इंग्लिश मीडियम का आपको इस बैच में मिल जाएगा। तो इसे आप ज्वाइन कर सकते हो ओनली 8,000 रुपीज के अंदर। ऐसे ही अगर आप EORO के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो EORO के बैचेस भी अवेलेबल हैं, यू कैन ज्वाइन इट इन ओनली 20,000 फॉर स्टैंडर्ड फी एट 2,700 फॉर प्राइम फी। तो ये सारे बेनिफिट आप गाइस ले सकते हो। साथ ही साथ हमारे उत्कर्ष ने कुछ फ्री इनिशिएटिव्स भी स्टार्ट किए हैं, जिसमें RAS 2026 का फ्री कोर्स अवेलेबल है। RAS फाउंडेशन के इसमें आपको सब्जेक्ट वाइज नोट्स मिल रहे हैं, जिसे आप सीधे ऐप से डाउनलोड कर सकते हो। तो सिंपल इस QR कोड को स्कैन कीजिए, यहाँ पर हमारे इस कोर्स को ऐड टू लाइब्रेरी कीजिए, और सारी मैगजीन वीकली टेस्ट सेशंस ये चीज आपको फ्री में मिल जाएंगी। तो इसका भी बेनिफिट आप उठा सकते हैं। तो गाइज दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन एंड हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू, एंड जय हिंद जय भारत।